मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, समस्त विज्ञान व वाणिज्य संकाय, कला संकाय के उन सभी समस्त विद्यार्थियों जो सामान्य हिंदी व हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, यूट्यूब चैनल के सभी जिज्ञासुओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इन पंक्तियों के साथ आज हम अपनी कक्षा पर्याय विज्ञान आरंभ करेंगे कि सोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो हो गए भव से पार। जी हाँ, कल हम शरद पूर्णिमा मनाई है और हमारे पालनहार, हमारे मुरलीधर, हमारे धरणीधर का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, तो क्यों नहीं हम भव से पार भी होंगे। और ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। इस बात को हम हृदयंगम करते हुए अर्थ विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है पर्याय विज्ञान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं की भांति पर्याय विज्ञान भी अर्थ विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि सभी प्रकार के हो सकती है। वर्णनात्मक में किसी एक काल में किसी भाषा के पर्यायों का अध्ययन करते हैं। पर्याय कोशों का निर्माण और पर्यायों में प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का निर्धारण भी पर्याय विज्ञान के वर्णनात्मक रूप से संबद्ध है। ऐतिहासिक पर्याय विज्ञान में किसी भाषा में समय समय पर हुए पर्याय विषयक विकासों आदि का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन दो या दो से अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में हो सकता है। वस्तुतः इन सभी प्रकारों के अध्ययन अभी प्राय बहुत कम हुए। पर्यायवाची या पर्याय शब्द के बारे में ये धारणा आमतौर से पाई जाती है कि वे एकार्थी शब्द होते हैं, किंतु तत्वतः ये धारणा भ्रामक है। पर्यायवाची शब्द वस्तुतः प्रायः समानार्थी होते हैं। किसी भी भाषा में सच्चे अर्थों में समानार्थी शब्द प्राय बहुत ही कम होते हैं। पर्याय शब्दों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं: एकार्थी यानी पूर्ण पर्याय, समानार्थी यानी अपूर्ण पर्याय। समानार्थी को भी हम 4 भागों में बांटते हैं: शैलिक, क्षेत्रीय, वैचारिक और प्रायोगिक। एकार्थी या पूर्ण पर्याय का तात्पर्य है जो पूर्णतः एक अर्थ रखते हैं, जिनकी पर्यायता पूर्ण होती है, उनमें आपस में कोई भेद नहीं होता। जैसे संतरा, नारंगी। भावमय, भावपूर्ण। सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है उनमें से प्राय 99% एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए मुश्किल और कठिन 2 शब्द हैं। सामान्यतः देखने आता है कि उनमें से प्राय 99% एकार्थी नहीं होते। तो एकार्थी की पहचान ये है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए मुश्किल और कठिन 2 शब्द हैं। सामान्यतः देखने पर
ऐसा लगता है कि दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय हैं, किंतु यदि दोनों के विभिन्न प्रयोगों को देखें तो ये स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि दोनों में अंतर है। उदाहरणार्थ एक वाक्य है, वह लड़का मुश्किल से 5 वर्ष का होगा, किंतु इस वाक्य को यूँ नहीं कह सकते कि वह लड़का कठिन से 5 वर्ष का होगा। इसी प्रकार इस काम में कुछ कठिनाई है को इस काम में कुछ मुश्किल आई है नहीं कह सकते। इस तरह हिंदी में ये दोनों शब्द समानार्थी हैं किंतु एकार्थी नहीं। समानार्थी या अपूर्ण पर्याय वे शब्द जिनमें अर्थ एक न होकर मात्र समान होते हैं। पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जिस भाषा में इस श्रेणी के शब्द जितने ही अधिक होंगे वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। समानार्थी शब्दों के अंतर प्राय 3 प्रकार के होते हैं: शैलिक, वैचारिक और प्रायोगिक। समानार्थी शब्दों में शैलिक अंतर ये है कि 2 या अधिक शब्दों का अर्थ तो प्राय एक होता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाक्य में एक ही आ सकता है। उदाहरण के लिए सौंदर्य और खूबसूरती, इन 2 शब्दों को लें। इन दोनों के अर्थ में अंतर नहीं है, किंतु कल्पना लो कि वह अभूतपूर्व अप्सरा साकार सौंदर्य थी। वास्तव में सौंदर्य के स्थान पर खूबसूरती का प्रयोग अच्छा नहीं लगेगा। इजाज़त, आज्ञा, बेहद, असीम, जरूर, अवश्य, खुशी, प्रसन्नता, बेशक, निसंदेह, कठोर, सख्त आदि जोड़ों का अंतर भी प्राय इसी स्तर का है। क्षेत्रीय पर्याय अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे दिल्ली में तोरी, इलाहाबाद में नेनुआ, बलिया में धेवड़ा एक ही सब्जी के नाम हैं। वैचारिक अंतर का अर्थ है समीप होना किंतु पूर्णतः एक न होना। डॉक्टर, वैद्य, हकीम। केसरिया, पीला, गंदगी। मकतब, पाठशाला, स्कूल। ठर्रा, विस्की, बियर, ब्रांडी। दूबिया, मेहंदी, मूंगिया। घोड़ा, टट्टू। देखना, अवलोकन करना, घूरना आदि उदाहरण लिए जा सकते हैं। प्रायोगिक अंतर ये है कि शैलिक या वैचारिक अंतर न होने पर भी परंपरागत प्रयोग के कारण एक स्थान पर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। मुहावरों में प्राय ये देखा जाता है, वह पानी पानी हो गया को वह जल जल हो गया नहीं कह सकते। समासों में भी यही प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण के लिए जल और नीर में प्राय शैलिक या वैचारिक अंतर नहीं है, पर जलपान कर लीजिए को नीरपान कर लीजिए नहीं कह सकते। बहुत से शब्दों में शैलिक एवं वैचारिक अंतर के साथ साथ भी प्रायोगिक अंतर मिलते हैं, जैसे उसके मर जाने के कारण काम रुक गया होगा एवं उसके मर जाने की वजह से राम रुक गया होगा में समानार्थी होने पर भी कारण बिना से के प्रयुक्त हुआ है, किंतु वजह बिना से के नहीं आ सका है। इस प्रकार दोनों में प्रायोगिक अंतर है। अब ये जानना जरूरी है कि भाषा में पर्यायों के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला कारण इसका अर्थ परिवर्तन होता है। अर्थ परिवर्तन के कारण बहुत से शब्द आर्थिक दृष्टि से दूसरे शब्दों के समीप पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पर्यायों में वृद्धि हो जाती है। राम वस्तुतः एक नाम है, किंतु अर्थ परिवर्तन के कारण राम राम एक ओर तो छी छी का पर्याय हो गया, दूसरी ओर नमस्ते का। इसी प्रकार रोटी खाने का, लाल झंडा कम्युनिज्म का, पैसा धन का पर्याय बन गया है। सभी भाषाओं में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। विकास के साथ नया ज्ञान, इसके कारण भी ज्ञान की परिधि में वृद्धि से पर्यायों में वृद्धि होती है। पहले केवल लाल शब्द रहा होगा, क्योंकि लाल के विभिन्न शेडों के प्रति हम जागरूक न रहे होंगे। अब लाल, सिंदूरी, इंगूरी, गुलाबी, प्याजू, लाखा, तरबूजी, अबीरी, टमाटरी
आदि अनेक वैचारिक अंतर वाले प्रयोग में आने लगे हैं। ठर, बियर, शैंपेन, वाइन भी इसी वर्ग के उदाहरण हैं। विदेशी संपर्क, इसके कारण भी पर्याय बढ़ते हैं। सहस्र, हजार, राजा, बादशाह, नारंगी, संतरा, दिया, चिराग, यदि, अगर, अंतिम, आखिरी, अधिकार, काबू, आयु, उम्र, स्त्री, औरत, भवन, इमारत, बिल्डिंग आदि। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आने से पर्यायों में बहुत वृद्धि हुई है। प्रत्यय, उपसर्ग आदि व्याकरणिक साधनों के प्रयोग के कारण भी पर्यायों में वृद्धि होती है। जैसे भावमय, भावपूर्ण, थकान, थकावट, अपढ़, अनपढ़, उत्साह शून्य, उत्साहहीन, सुंदरता, सौंदर्य, संबंधित, संबंधित, संबद्ध आदि। अनुवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, गवर्नर, राज्यपाल, वाइस चांसलर, उपकुलपति। हिंदी में इस तरह के 20-25 साल से पर्याय बहुत आए हैं। पुराने शब्दों का लाया जाना, बनारस, वाराणसी, मुँह, मुख, पत्ता, पत्र, पोथी, पुस्तक। हिंदी में भक्ति काल एवं छायावादी काल में स्वतंत्रता के अनेकानेक पुराने शब्द लाए गए हैं और इनके आगमन से पर्याय की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। संक्षेप, ट्यूबर क्लोसिस यानी टीबी, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, पाकिस्तान, पाक, इस प्रकार के पर्याय अधिक नहीं मिलते। जनभाषा से शब्दों का लिया जाना, आंचलिक कहानियों, उपन्यासों से इस प्रकार के शब्द हिंदी में इधर बहुत आए हैं। स्थानीय रंगत देने के लिए या ग्रामीण पात्र की भाषा स्वाभाविक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, नीक, लड़का, गधेला, दिखना, लोकना आदि। ध्वनि परिवर्तन के कारण भी पर्याय विकसित हो जाते हैं। कृष्ण, कान, दधी, दही, काष्ठ, काठ, हस्ती, हाथी आदि। पर्याय केवल शब्द ही नहीं होते, वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने का, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वह अनपढ़ है, वह लड़का चला गया जो आया था, जो लड़का आया था चला गया, मैंने उससे बैठने को कहा, मैंने उससे कहा कि तुम बैठो। ये ध्वनि परिवर्तन के कारण भी पर्याय बदल जाते हैं। विलोमता, एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम, विपर्याय या विपरीतार्थी कहे जाते हैं। जैसे पतला, मोटा, छोटा, बड़ा। एक शब्द को विलोम प्रायः एक ही शब्द होता है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिहीन, खूबसूरत, बदसूरत। किंतु यदि विलोमता के अलग अलग आधार हों तो एकाधिक विलोम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, शासक, शासित के आधार पर राजा का विलोम प्रजा है, तो धन के आधार पर रंक है तथा लिंग के आधार पर रानी है। यूँ ये काफ़ी विवाद का विषय है कि वचन घोड़ा, घोड़ों, लिंग घोड़ा, घोड़ी आदि के आधार पर शब्दों की विलोमता मानी जाए या नहीं। ये आवश्यक नहीं कि सभी शब्दों के विलोम हों ही। उदाहरण के लिए, घास, मकान, कलम आदि के विलोम नहीं होते। विलोम कभी तो केवल अर्थ में विरोधी होते हैं। राजा, रंग, स्याह, सफ़ेद। किंतु कभी कभी अपनी संरचना, सत्य, असत्य, यश, अपयश, आशा, निराशा, कृतज्ञ, कृतघ्न, नेक नाम, बदनाम में भी विलोम होते हैं। विलोम शब्द तो होते ही हैं, वाक्य राम गया, राम नहीं गया भी होते हैं। अनेकार्थता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन अर्थ धारण करने पर भी पुराने अर्थ को नहीं छोड़ते। ऐसी दशा में कभी कभी 3-4 अर्थ एक ही समय में चलते रहते हैं। कभी वो सीमित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो कभी विस्तृत में, और कभी स्थूल में तो कभी सूक्ष्म में। ऊपर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ उदाहरण दिए जा चुके हैं। जड़ शब्द का पेड़ की जड़, रोग की जड़ें, झगड़े की जड़ आदि में आज प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार मूल शब्द भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित
तथा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त हो रहा है। धातु और योग की भी यही दशा है। अंग्रेजी का शब्द की KEY का हिंदी में कुंजी असल में यंत्रशास्त्र से संबद्ध है। अब किताब की कुंजी, समस्या की कुंजी आदि प्रयोग भी साथ साथ चल रहे हैं। संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैं कि इस बात का विश्लेषण आज असंभव सा है कि उनका इतने अधिक अर्थों में प्रयोग का प्रचलन कैसे हो गया है। उनके अर्थ परिवर्तन बिल्कुल असाधारण से हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ ले सकते हैं, जैसे सारंग, बाज, कोयल, मोर, पपीहा, चातक, भ्रमर, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोड़ा, मृग, सांप, पृथ्वी आदि 50 से भी अधिक अर्थ हैं। हरि, विष्णु, इंद्र, बंदर, घोड़ा, सिंह, चंद्रमा, पानी, सांप, अग्नि आदि 2500 अर्थ हैं। हिंदी तथा संस्कृत के कुछ कूट छंदों में एक ही पंक्ति में ऐसे शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग मिलता है। ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य नहीं है, पर इनके इतने अधिक अर्थों के होने की समस्या अवश्य भाषा विज्ञान के अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आती है। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि या तो इन विभिन्न अर्थों का कुछ संबंध शब्द की धातु में होगा या फिर बलात् ही इतने अर्थ शब्द पर लाद दिए गए होंगे। अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक दूसरे से इतने असंबद्ध अर्थों की संख्या 50 तक नहीं पहुंचती। भाषा में अनेक अर्थ कई कारणों से विकसित हो जाती है, जैसे लक्षणा के कारण। पानी का अर्थ जल है, किंतु हिंदी में लक्षणा से पानी का अर्थ चमक, उस मोती में पानी नहीं है। कांति, उसके चेहरे पर बहुत पानी है आदि हो गए हैं। सादृश्य के कारण, जैसे घोड़ी का मूल अर्थ मादा घोड़ा है, किंतु सादृश्य के आधार पर 4 पैर के उस ऊंचे स्टूल को भी घोड़ी कहते हैं जिस पर चढ़कर मकान की सफाई पुताई आदि करते हैं। व्याकरणिक प्रक्रिया से हिंदी में खिलाना के 2 अर्थ हैं। उस लड़के को खाना खिला दो, उस लड़के को गेंद खिला दो। वस्तुतः खाना और खेलना दोनों के प्रेरणार्थक रूप हिंदी में खिलाना है, इसीलिए इसके 2 अर्थ हैं। यो तत्वतः ये दोनों खिलाना समध्वनीय 2 शब्द हैं, किंतु साधारणतः यह अनेकार्थक शब्द माना जाता है। बहु स्रोतता से कई अलग स्रोतों से विकसित शब्द यदि समध्वनीय हों तो वे भी अनेकार्थक कहे जाते हैं। जैसे हिंदी में आम, इसका एक अर्थ एक फल है तो दूसरा सामान्य है। फलार्थी आम संस्कृत आम्र से विकसित है तो समानार्थी आम अरबी आम से। तत्वतः ये भी 2 शब्द हैं, किंतु साधारणतः एक माने जाते हैं। संहिता से भूषण की पंक्ति है, तेरी तिरछी तेरी बरछी ने बर छीने हैं। खलन के मैं बरछी ने तथा बर छीने का अर्थ संहिता के परिवर्तन से है। साहित्य में ऐसे प्रयोग अनेकार्थी माने जाते हैं। अनेकार्थी केवल शब्द ही नहीं होते, वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हें मुझे 2 रुपये देने हैं, ये राम की तस्वीर है। राम की लकड़ी की अलमारी तथा सुंदर फूल और पत्र आदि। इस प्रकार की अनेकार्थना आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। जैसे रोटी, आजकल रोटी का क्या प्रबंध है? बिना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा? गेहूं की रोटी, धनिक गरीबों के खून की रोटी खाते हैं। इन प्रचलित प्रयोगों में अलंकार का हाथ अधिक है। कहने की प्रवृत्ति है कि इतने अर्थों को जन्म देती है और संभवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते रहते हैं। यही अनेकार्थी कहलाते हैं। इनके भी हम 2 भेद देखते हैं। एक मूलीय भिन्नार्थक शब्द, समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द। एक मूलीय भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत एक मूल से निकले या एक ही शब्द की ध्वनि की दृष्टि से 2 भिन्न रूपों का अर्थ भिन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण अर्थ परिवर्तन के कारण में हम देख चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मूल या शुद्ध शब्द तो
अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और विकसित या विकृत शब्द कुछ नीचे या बुरे अर्थ में, जैसे स्थान स्थान, गर्भिणी गाभिन, ब्राह्मण ब्राह्मण, भोग भोजन, कर्तव्य कर्तव्य। कुछ शब्दों में अर्थ बहुत दूर चला जाता है, जैसे पक्षी का अर्थ चिड़िया है, पर उसी से निकले पंखी शब्द का अर्थ हवा करने वाला पंखा है। शीर खीर, कोण, पर्ण पान पन्ना, पत्र पत्ता पतई, पातर, ऐसे ही एक मूलीय भिन्नार्थक शब्द हैं। स्वमध्वनीय भिन्नार्थक शब्द में ध्वनि की दृष्टि से बिल्कुल एक रहते हैं, पर उनका मूल भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए अर्थ में बहुत अंतर रहता है। जब तक वाक्यों में ये प्रयुक्त न रहे, इनके अर्थ के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंदी में कुछ प्रचलित हैं, जैसे आम फल का नाम है, संस्कृत में आम्र बोलते हैं, अरबी में आम यानी साधारण। सहन बर्दाश्त, संस्कृत में सहन, अरबी में सहन आंगन को बोलते हैं। कुल परिवार, संस्कृत में कुल, अरबी में कुल को समस्त कहते हैं। इस तरह से एक ही शब्द के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। धन्यवाद।